तो नमस्कार। आज हम इस चैनल में समकालीन विश्व राजनीति के बारे में आज से पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 9 अध्याय को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें से पहला जो अध्याय होगा वो होगा शीत युद्ध का दौर। दूसरा जो अध्याय होगा वो होगा दो ध्रुवीयता का अंत। तीसरा जो अध्याय होगा वो होगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और चौथा अध्याय होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अध्याय पांचवा होगा समकालीन दक्षिण एशिया। अध्याय छठा जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां जो अध्याय होगा वो होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। आठवां अध्याय होगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और अंतिम इस समकालीन विश्व राजनीति का जो होगा वो होगा वैश्वीकरण। तो हम लोग इस YouTube चैनल पे कक्षा 12 का ये जो राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तिका है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीतिक में एक एक करके कुल 9 अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 1 है या लेक्चर 1 आप इसको बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 शीत युद्ध का जो दौर था उसके जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग शीत युद्ध का दौर जो है वो NCERT के बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि NCERT का जो बुक है वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके किसी भी पॉइंट से, किसी भी लाइन से, किसी भी बिंदु से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज जो पहला जो अध्याय है शीत युद्ध का दौर उसके कुछ मुख्य बिंदु जो है उसको यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध का दौर। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे। ये मुख्य बिंदु है शीत युद्ध का दौर का। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 की समाप्ति समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत थी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही अंत हुआ उसके बाद उसके समाप्ति के बाद ही समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत थी। प्रथम विश्व युद्ध जो कि है 1914 से लेकर 1918 व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के पश्चात वैश्विक घटनाओं के कारण कई बदलाव आए। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभर कर बाहर आई थी, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ को विजय मिली, जिन्हें मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप पढ़े भी होंगे कि मित्र राष्ट्र था और धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ थे। और धुरी राष्ट्र अर्थात जर्मनी, इटली तथा जापान को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच शत्रुपूर्ण वातावरण था। विचारों में मतभेदों के होते हुए भी विश्व के तीसरे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका कारण था परमाणु बम का आविष्कार। क्योंकि परमाणु बम का आविष्कार के ही कारण तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों महाशक्ति जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ कि उन्हें मालूम था कि परमाणु बम से यदि युद्ध हो रहा है तो इसमें दोनों देश की बर्बादी होगी और जीत जो है वो किसी की भी नहीं होगी, केवल दोनों की बर्बादी ही होगी। अब यहाँ पे क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम सीमा था, जब 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में ये जो थे संयुक्त राज्य यानी कि रूस के ये राष्ट्रपति थे, उन्हें क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। दोनों गुटों के बीच खुद को बेहतर व शक्तिशाली दिखाने व बनाने के लिए कई सैन्य संधियाँ की, काफ़ी सारे पैक्ट हुए। ठीक है, ताकि
ये अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए और बनाने के लिए। सैन्य संधि संगठन अप्रैल 1949 में नाटो, अटलांटिक संधि संगठन जिसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना था। 1954 में सीटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन का उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाली साम्यवादी प्रसार को रोकना था। तो यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे वो दो गुट में बट गए। पूंजीवादी, जो कि यूएसए का उसमें वर्चस्व रहा, और दूसरा साम्यवादी, जिसमें रूस का वर्चस्व रहा। बाकी उसमें देश मिले, और कुछ वैसे भी देश थे जो कि ना ही साम्यवादी में मिले, ना ही वो पूंजीवाद गुट में मिले। तो वो देश जो थे वो अपना एक अलग गुट बनाए, जिसको हम बोलते गुट निरपेक्ष। वो हम पढ़ेंगे। भारत भी गुट निरपेक्ष में ही का ही सदस्य था। 1955 में बगदाद पैक्ट, 1955 में वर्सा संधि एक्सेट्रा। परिणामतः विश्व खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दो ध्रुवों में बंट चुका था। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकतों के रूप में उभरे। ये जितने भी बिंदु है आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सभी जो पॉइंट है वो एक एक करके आएगा। ठीक है, तो आप पहले इसका नोट्स बना ले, वीडियो को पॉज कर करके, फिर हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और अविश्वास की भावना बढ़ गई और विश्व दोनों को नेतृत्व में दो गुटों, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में बट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रही थी तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से मतलब एक ही गुट में थे, लेकिन जीतने के बाद इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया और ये दोनों विश्व के नेतृत्व में दोनों में दो गुट, पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट में बट गया। पूंजीवाद गुट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि देश थे। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ जो पश्चिमी जो यूरोप के जो देश थे वे सब पूंजीवादी गुट में थे, और साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया तथा बुल्गारिया। यानी कि इसमें रसिया के सोवियत संघ के साथ साथ जो यूरोप के जो पूर्वी वाले जो देश थे वो साथ में थे, और साथ में क्यूबा था। और क्यूबा जो देश था ये बिल्कुल अमेरिका के पास में था। वे देश जो इन दो गुटों में शामिल नहीं हुए, जो मैंने आपको बताया था कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के अलावा एक गुट निरपेक्ष भी बना, जिसमें वो देश थे जो कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में, यानी कि जो शीत युद्ध में शामिल नहीं थे। उसमें भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना तथा इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल थे। पूंजीवादी यानी अमेरिका और साम्यवादी गुट सोवियत संघ में महाशक्ति बनने के लिए होड़ लगी हुई थी, लेकिन तीसरे युद्ध से बचने के लिए उत्तरदायित्व और संयम से दोनों ने काम लिया और आपस में विचारों का संघर्ष कई सारे संधियों और बातचीत करके इसको ख़त्म किया, और इसे शीत युद्ध का नाम भी दिया गया क्योंकि युद्ध नहीं हुआ। यदि युद्ध होता तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होता और भी बर्बादी होती, क्योंकि दोनों महाशक्ति के पास परमाणु हथियार थे, परमाणु मिसाइलें थे। क्यूबा अमेरिका से लगता हुआ एक छोटा सा द्वीप है। 1962 में खुर्शेचो ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर उसे एक सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि सोवियत संघ ने अमेरिका के पास, क्योंकि जो क्यूबा जो था ये साम्यवादी गुट में शामिल था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो रूस के जो राष्ट्रपति थे या सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ पे वो परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए और उसे अपना एक सैनिक अड्डा में परिवर्तित कर दिया, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओके वर्ल्ड मैप में क्यूबा का लोकेशन की क्यूबा कहाँ पे है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ से हम मैप को ओपन करते हैं, क्योंकि आप इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम चलते हैं क्यूबा, ये है इंडिया, इंडिया से नहीं मतलब है, हमें मतलब है क्यूबा को अभी देखना है। तो यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे देखिए छोटा सा, देखिए यहाँ पे क्यूबा, तो क्यूबा ये जो था साम्यवादी था, ठीक है। और रसिया कहाँ पे आ गया, जो सोवियत संघ था वो यहाँ पे था, ठीक है रसिया।
और काफ़ी सारे भी कंट्री थे जो कि साम्यवादी में थे, वो इधर के थे। ये आपका पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, यानी कि ये यूरोप का जो यूरोप का जो पूर्वी भाग था वो सोवियत संघ के साथ था। और इन्होंने और इसका एक कंट्री, एक छोटा सा द्वीप देश यहाँ भी था, क्यूबा। तो ये क्यूबा में ही मिसाइल सेटअप किया था शीत युद्ध के दौरान रशिया वालों ने, मतलब सोवियत संघ ने। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्यूबा का संकट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो क्यूबा मिसाइल संकट उसी को बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका से लगता है छोटा सा देश, आपने देख लिया, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की घेराबंदी। तो बर्लिन की क्यूबा मिसाइल संकट तो आप समझिए। बर्लिन की घेराबंदी में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तो हार चुका था, तो जर्मनी के बीचों बीच जर्मनी को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो आ गया था अमेरिका के साथ, और जो पूर्वी जर्मनी था वो जो था वो सोवियत संघ में था। और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार खड़ा कर उसको डिवाइड किया गया था। कोरिया संकट इसमें था, कांगो संकट शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटनाएं हैं। ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से और भी डिटेल्स में जानेंगे। नाटो, सीएटो, सेंटो पूंजीवादी गुट तथा वार्सा संधि साम्यवादी गुट द्वारा की गई शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य संधियां थी। शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने तथा आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अस्त्र नियंत्रण संबंधित अनेक संधियां की गई, क्योंकि यदि पैक्ट नहीं होता, संधियां नहीं होती, तो तनाव जो होता वो और बढ़ते जाता, और हो सकता था कि तृतीय विश्व युद्ध भी विश्व को देखना पड़ता। शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र देशों ने पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाना उचित समझा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, इनका नाम याद रखिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है इसके संस्थापक में। मिस्र के समाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के वामा एन्क्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। तो ये जो 5 जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता, प्रियतावाद या पलायन नहीं है। मतलब इसका मतलब आप ये नहीं सोचे कि गुट निरपेक्ष जो देश थे वो पूंजीवादी में और उधर नहीं गए तो वो वहाँ से भागा। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि अपना मतलब वो अपना डिसीजन ले, ठीक है, कुछ वैसा नहीं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए 1972 में गुट निरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में विकास हेतु एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा गरीब और अल्प विकसित देशों का शोषण ना हो सके, वे अपने संसाधनों का स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सके। इन देशों का 15वां सम्मेलन 2009 में मिस्र में हुआ। उस समय इसकी सदस्य संख्या 118 तथा पर्यवेक्षकों की संख्या 15 थी। तो ये कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, ठीक है, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट जो चैप्टर है इसका क्या है, शीत युद्ध का दौर, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अभी, सॉरी। बुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। शीत युद्ध का दौर, ओके। और चलिए शीत युद्ध का दौर, यहाँ पे देखिए दो डायग्राम दिया, 2 फोटो दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप द्वितीय
विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, पहला कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए कि फर्स्ट में जो है, फर्स्ट जो डायग्राम में है यहाँ पे अमेरिका वाले अपना झंडा को लहरा रहे हैं, और दूसरे डायग्राम में सोवियत संघ वाले भी अपने झंडा को, या समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए, और अमेरिका वाले जापान में लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पाठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध के समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत, शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति की इस पुस्तक की विषय वस्तु, इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से ही करें। ओके, इस अध्याय से यह साफ होगा कि किसी तरह दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। ठीक है, तो ये जो था परिचय था, हमने परिचय को पढ़ा, और आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, ताकि उससे आपके पूरे चैप्टर्स का जो है वो आपको आइडिया मिल जाता है। अब चलिए यहाँ पे आगे क्यूबा का मिसाइल संकट, जो कि मैंने आपको मुख्य बिंदु में बताया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्यूबा का मिसाइल संकट, हम इसको पढ़ेंगे। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा जो मैंने आपको दिखाया था मैप में, क्यूबा अमेरिका के काफ़ी करीब था, इसलिए सोवियत संघ वालों को टेंशन हो रहा था, डर लग रहा था कि अमेरिका जो है कहीं क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति हो चुकी थी, तो उन्हें लग रहा था सोवियत संघ को कि अमेरिका क्यूबा पे अटैक कर कहीं वहाँ पे तख्त पलट ना कर दे और राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को वहाँ से हटा ना दे। ठीक है, को यह चिंता तो यहाँ देखिए 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ये सभी जो मुख्य बिंदु था मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया, इसलिए मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, क्योंकि आप देखिए थे क्यूबा काफ़ी नज़दीक है अमेरिका के। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहर पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकाओं को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसे कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा।
इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्तरंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्ति और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बनने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप तो हम इसको समाजवाद और साम्यवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम आज ये पार्ट 1 में यहीं तक इसको रोकते हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज आप क्या कीजिए कि जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो मैंने बताया था उसको आप नोट कर लीजिए, उसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, ताकि जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे दोबारा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।